अब हम आते चैप्टर नंबर 32 के ऊपर। यहां बात करी गई है रेफरेंस और रिवीजन के बारे में। अब रेफरेंस क्या होता है? सेक्शन नंबर 436 रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। अब सपोज एक लोअर कोर्ट है, उनको एक पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ अनक्लियर लग रहा है, उनको उसमें इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी सेक्शन हो सकता है, कोई भी रेगुलेशन हो सकती है, उसकी इंटरप्रिटेशन करने में एक लोअर कोर्ट को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो हाई कोर्ट वो एक रेफरेंस भेज सकते हैं। यानी वो हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, इस सेक्शन और रेगुलेशन में मेरे को ये प्रॉब्लम है, इस चीज की आप क्लैरिफिकेशन दो। ओके, कि आगे हम इसमें कैसे प्रोसीड करें। तो इसको एक रेफरेंस बोलते हैं। एंड इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर एक लोअर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर रेगुलेशन या फिर एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ओके, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, इस केस में भी आप रेफरेंस कर सकते हो हाई कोर्ट को। ओके, तो यहां पे एक एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन के बारे में बात करी गई है कि अगर एक एक्ट, ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है लोअर कोर्ट को और अभी तक उसको डिक्लेयर नहीं किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो यहां पे आप रेफरेंस कर सकते हो हाई कोर्ट को कि सर आप बताओ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि जब तक हाई कोर्ट की जो रेफरेंस है उसका डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप एक्यूज को जेल से रिहा भी कर सकते हो, उसका बेल भी ग्रांट कर सकते हो। ओके, हमको इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो रेफरेंस के पावर है ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही है। ओके, कोई लोअर कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास रेफरेंस की पावर नहीं है। यानी कि सपोज एक लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट है, वो ये नहीं कर सकती है कि रेफरेंस के लिए केस को कोर्ट ऑफ सेशन में भेज रही है, बिकॉज कोर्ट ऑफ सेशन के पास रेफरेंस को एंटरटेन करने की पावर है ही नहीं। ओके, लेकिन हम नीचे पढ़ेंगे अभी रिवीजन के बारे में। अब जो रिवीजन की पावर है ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है इस क्रिमिनल लॉ में। सिविल लॉ में अलग रूल्स होते हैं, सीपीसी में आप देखोगे वहां पे अलग रूल्स होते हैं, बट यहाँ पे एक कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी पावर होती है और एक हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है रिवीजन की। अगर आप सीपीसी देखोगे वहां पे रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन रिव्यू का कॉन्सेप्ट सीआरपीसी यानी जो हमारा न्यू सीआरपीसी है इसमें नहीं होता। ओके, अब सेक्शन 437 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट जो है वो रेफरेंस में कोई भी डिसीजन देता है, रेफरेंस में कोई भी डिसीजन देगा उस हिसाब से जो लोअर कोर्ट है वो अपना डिसीजन पास कर देगी। सपोज एक ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है हाई कोर्ट को फॉर रेफरेंस। अब हाई कोर्ट ने रेफरेंस में उसका आंसर कर दिया। इन दिस पर्टिकुलर केस जो हमारा लोअर कोर्ट है वो हाई कोर्ट के हिसाब से ही, हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से ही अपने केस में डिसीजन पास करेगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 438 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है रिवीजन के पावर्स के बारे में। इसमें बोला हुआ है कि अगर हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को यह लगता है कि कोई लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने कोई डिसीजन गलत दिया है, कोई खराब डिसीजन उसने दिया है, तो फिर वो उस डिसीजन की कॉपी मंगवा सकता है लोअर कोर्ट से। ओके, एंड वो डिसाइड कर सकता है कि एक्चुअली में ये डिसीजन गलत दिया है या फिर सही दिया है। तो एक प्रोप्राइटरी ऑफ अ डिसीजन चेक करने के लिए हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी लोअर कोर्ट के डिसीजन को मंगवा सकता है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि जब तक ये रिवीजन की प्रोसीडिंग चल रही है, यानी जब हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट से मंगवाया कॉपीज, जब ये सारा प्रोसेस चल रहा है, इस दौरान आप एक्यूज्ड को बेल पे ग्रांट कर सकते हो, इसको आप रिलीज भी कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 439 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारे कोर्ट ऑफ सेशन है या फिर जो हमारे हाई कोर्ट हैं वो सीजीएम को भी बोल सकते हैं, सीजीएम को भी बोल सकते हैं कि आप इंक्वायरी करो कि जो लोअर कोर्ट है उसका डिसीजन सही है या फिर गलत है। तो सीजीएम को भी आप इंक्वायरी करने के लिए बोल सकते हो। और ये जो हमारे सीजीएम है ये इंक्वायरी खुद भी कर सकते हैं, और जो हमारे लोअर मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, उनको भी बोल सकते हैं कि आप इस केस में इंक्वायरी करो और बताओ कि जो केस डिसाइड हुआ है ये सही तरीके से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, अब सेक्शन नंबर 440 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन की क्या क्या पावर्स हो सकती हैं रिवीजन की प्रोसीडिंग्स के दौरान। इसमें बोला हुआ है कि जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं सेक्शन नंबर 442 में रिवीजन के दौरान,
सेम पावर्स होंगी कोर्ट ऑफ सेशन की भी। ओके इसका जो क्लॉज 3 है इसमें बोला हुआ है कि अगर जो हमारे सेशंस कोर्ट है इसने रिवीजन प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई भी डिसीजन दे दिया तो वो फाइनल होगा। इसके खिलाफ आप दोबारा से हाई कोर्ट में जाके रिवीजन फाइल नहीं करोगे। ओके अब सेक्शन नंबर 441 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारे एडिशनल सेशन जज हैं उनकी सेम पावर्स होंगी जो कि सेशन जज की होती है रिवीजन प्रोसीडिंग्स में। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारे एडिशनल सेशन जज हैं और जो हमारे सेशन जज हैं इनकी सिमिलर पावर्स हैं रिवीजन प्रोसीडिंग्स के दौरान। ओके अब सेक्शन नंबर 442 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है हाई कोर्ट की डिवीजन पावर्स के बारे में। इसमें बोला हुआ है कि जो हाई कोर्ट की पावर है ना, जो हाई कोर्ट की पावर है अपील के दौरान, हमने देखा था 427, 430, 431 एंड 432 में हमने पढ़ा है इसको कि हाई कोर्ट के अपील के दौरान क्या क्या पावर हो सकती है। सेम पावर वो रिवीजन प्रोसीडिंग्स में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके एंड ऑब्वियसली जो भी ऑर्डर यहाँ पे हाई कोर्ट करेंगे वो पहले एक्यूज को सुनेंगे उसके बाद ही करेंगे। विदाउट हियरिंग द एक्यूज्ड या उनके एडवोकेट को बिना हियर किए आप यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दोगे। क्लॉज 3 जो है इसका इसमें ये बोला गया है कि एक एक्विटल को आप कन्विक्शन में नहीं बदलोगे रिवीजन प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो आपको ये चीज याद रखनी है दैट इन द रिवीजन प्रोसीडिंग्स एक्विटल को आप कन्विक्शन में नहीं बदल सकते हो। ओके अब इसमें बोला हुआ है कि अगर किसी केस में अपील का प्रोविजन है, किसी केस में अपील अलाउड है और आपने वहां पे अपील नहीं करी है तो यहाँ पे आप रिवीजन स्टार्ट नहीं करोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अपील नहीं करी और अब आप चाह रहे हो कि आप रिवीजन कर दो उस केस में। दिस इज नॉट अलाउड। ओके लेकिन जो हमारा क्लॉज 5 है वो ये बोलता है कि अगर सपोज गलती से एक गुड फेथ में आपने रिवीजन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी है, आपको लगता था कि हाँ एक्चुअली में यहाँ पे अपील फाइल नहीं हो सकती थी, सीधा यहाँ पे रिवीजन ही लाई करती है, तो यहाँ पे इस केस में अगर आपने काम गुड फेथ में किया है तो जो हमारे हाई कोर्ट हैं वो रिवीजन प्रोसीडिंग्स को अपील में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपील के जैसे इस केस को सुन सकते हैं। ओके अब सेक्शन नंबर 443 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक केस है जिसमें सपोज 5 लोग हैं, 5 एक्यूज्ड हैं, इनमें से एक एक्यूज ने सेशंस जज में रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल कर दी है और एक हमारे एक्यूज हैं जिन्होंने हाई कोर्ट को बोला है कि आप इस केस में रिवीजन की पावर को एक्सरसाइज करो। ओके अब इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे हाई कोर्ट है वो ये कर सकते हैं कि दोनों की दोनों एप्लीकेशंस को वो खुद सुन ले, यानी कि जो हमारे सेशंस कोर्ट है उनसे आप रिवीजन की एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लोगे एंड आप खुद इस एप्लीकेशन को सुनोगे। तो यहाँ पे दोनों की जो एप्लीकेशंस हैं वो हाई कोर्ट भी सुन सकती है। ओके या फिर यहाँ पे हाई कोर्ट ये भी कर सकती है कि वो कोर्ट ऑफ सेशन जो है हमारा सेशंस कोर्ट जो है उनको बोले कि आप भी दोनों की दोनों एप्लीकेशन को सुन लो। ओके तो यहाँ पे वो अपनी वाली जो एप्लीकेशन है वो भी ट्रांसफर कर सकती है कोर्ट ऑफ सेशन को। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 443 बोलता है। अब सेक्शन नंबर 444 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट जो है जब वो रिवीजन की एप्लीकेशन को एग्जामिन कर रहा है तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि वो पार्टीज को सुने। वो ऐसा भी कर सकता है कि कोई भी लोअर कोर्ट के डिसीजन को उठाएगा और उसको वो चेक कर रहा है कि सही डिसीजन यहाँ पे दिया गया या फिर नहीं दिया गया। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो जो पार्टीज हैं उनको एग्जामिन करें। ओके बट यस अगर वो चाहे तो पार्टीज को वो सुन सकते हैं। ओके एंड ऑब्वियसली अगर उनको एक्यूज को कोई भी सजा देनी है या उसकी जो सजा है उसको चेंज करना है तो एक्यूज को सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज नेशनल जस्टिस बोलता है कि अगर आप उसकी सजा को चेंज कर रहे हो, एक्यूज की सजा को आप चेंज कर रहे हो, इन दैट केस पहले आपको एक्यूज को सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक काम कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में सुनना कंपलसरी होगा।
इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज हाई कोर्ट जो है इन्होंने केस में रिवीजन की पावर्स एक्सरसाइज करी है, और सपोज जो ऑर्डर को एग्जामिन कर रहे थे हाई कोर्ट, वो ट्रायल कोर्ट बी ने पहले पास किया था, उसके एग्जामिनेशन रिवीजन में कर रहे थे। अब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और सपोज ये बोला कि ट्रायल कोर्ट बी ने जो ऑर्डर दिया था उसको हमको सेट डिसाइड करना पड़ेगा, वो गलत ऑर्डर था। अब यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो इस ऑर्डर की कॉपी, जो हाई कोर्ट ने इसमें इस पर्टिकुलर केस में ऑर्डर दी है, इसकी कॉपी ये ट्रायल कोर्ट बी को भेजेगा और ट्रायल कोर्ट बी को बोलेगा कि आप आपने जो ऑर्डर पास किया था उसको आप मॉडिफाई करो बिकॉज वो गलत ऑर्डर था। एंड ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में ट्रायल कोर्ट बी को हाई कोर्ट की बात माननी पड़ेगी और अपना ऑर्डर में उसको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। ओके, तो ये हमारी रिवीजन की पावर यहाँ पे गिवन है। हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिव्यू की जो पावर है वो सीपीसी में होती है, सीआरपीसी में रिव्यू की पावर नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस और रिवीजन की पावर होती है। अब चैप्टर नंबर 33 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करेगी ये ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से केसेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर जस्टिस रिक्वायर करता है, जस्टिस बोलता है कि हाँ यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट सपोज आगरा में केस चल रहा है, ओके, एंड उस केस में हमको लगता है कि यहाँ पे बायस हो सकता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे सपोज आगरा से वो केस को उठाएंगे एंड इस केस को वो दिल्ली में ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी और स्टेट में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवाना है तो ये काम सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं। या फिर एक केस चल रहा है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब यहां से आपको एक केस को ट्रांसफर कराना है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में अगर आपको ट्रांसफर करवाना है तो भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। एंड अगर सपोज आपको एक लोअर कोर्ट, आगरा के लोअर कोर्ट से दिल्ली के लोअर कोर्ट में केस को ट्रांसफर कराना है तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, बिकॉज एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में केस को ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, तब को ये चीज यहां पे याद रखनी है। अब जो ट्रांसफर की एप्लीकेशन है ये कौन से लोग फाइल कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल जो है या फिर एडवोकेट जनरल जो है वो इस ट्रांसफर एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल हमको पता है ये इंडिया के एक ही होते हैं, और जो मेरे एडवोकेट जनरल होते हैं ये स्टेट के हाईएस्ट कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, यानी स्टेट के जो हाईएस्ट लॉयर होंगे उनको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एंड जो इंडिया के हाईएस्ट लॉयर हैं उनको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ओके, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल दोनों इस ट्रांसफर की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी केस में ना अटॉर्नी जनरल अपीयर हो रहे हैं ना ही एडवोकेट जनरल अपीयर हो रहे हैं, इस केस में क्या होगा कि कोई भी पार्टी जो है, जो उस केस की पार्टीज होंगी उनमें से कोई भी पार्टी इस ट्रांसफर एप्लीकेशन को वो फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे उनको एक एफिडेविट लगवाना पड़ेगा, यानी अपनी एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट उनको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल रहे सुप्रीम कोर्ट में तो यहाँ पे उनको एफिडेविट डालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जो एफिडेविट है सिर्फ तभी लगेगा जब पार्टी कोई भी एक पार्टी ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल रही है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फ्रिवलस ट्रांसफर एप्लीकेशन डाली गई है, यानी बेमतलब में डाल दी है, कोई पॉइंट नहीं था उसका, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंपनसेशन भी अवॉर्ड कर सकती है सामने वाली पार्टी को। ओके, यानी जो सामने वाली पार्टी है जिसने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, जिसने कोर्ट का कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, उनको कंपनसेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है। अब यहाँ भी कोई अमाउंट गिवन नहीं है, लेकिन पुरानी सीआरपीसी में एक मैक्सिमम अमाउंट गिवन था। इसी पर्टिकुलर क्लॉज में लिखा हुआ था कि मैक्सिमम कंपनसेशन जो है वो 1000 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है। बट अब इस न्यू सीआरपीसी में ये जो लिमिट है
ये नहीं गिवन है हमें। इसमें बात करी गई है ट्रांसफर पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। सपोज एक सिंगल हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब इसके अंडर कानपुर भी आता है और लखनऊ भी आता है एंड बाकी बहुत सारी सिटीज आती हैं। तो अगर आपको एक स्टेट में ही ट्रांसफर करवाना है तो वो आप हाई कोर्ट के थ्रू करवा सकते हो। सपोज आपको कानपुर से ट्रांसफर कराना है लखनऊ में, तो आप एप्लीकेशन डालोगे यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप डालोगे। ओके, अब यहाँ पे ग्राउंड्स गिवन है, जो क्लॉज 1 वहां पे ग्राउंड्स गिवन है कि कौन से ग्राउंड्स पे आप ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाल सकते हो। इसका ए बोलता है कि अगर किसी भी सिटी में किसी भी जगह में फेयर इंक्वायरी या फिर ट्रायल नहीं हो सकती है, फेयर इंक्वायरी या फिर ट्रायल नहीं हो सकती है, इस पर्टिकुलर केस में आप ट्रांसफर कर सकते हो केस को। सेकंड बोलता है इसका कि अगर किसी जगह पे सपोज ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो सकता है जो कि वो कोर्ट एलिजिबल नहीं होगा आंसर करने के लिए, वो कोर्ट एलिजिबल नहीं होगा इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को आंसर करने के लिए, तो यहां पे भी ट्रांसफर हो सकता है। सी इसका बोलता है कि अगर दोनों पार्टीज को एक पर्टिकुलर केस में कन्वीनियंट नहीं हो रहा है आना, सपोज एक केस में पार्टीज हैं ए और बी, ए और बी पार्टीज हैं केस में। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में जो केस चल रहा है वो लखनऊ में चल रहा है। अब लखनऊ में ए को तो बहुत ज्यादा, ए को आने में तो बहुत ज्यादा आसानी है क्योंकि वो लखनऊ में ही रहता है, लेकिन बी को यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो लखनऊ नहीं आ सकता बार बार। तो यहाँ पे बी जो है ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा सकता है और वो बोल सकता है कि सर आप इस केस को कानपुर में ट्रांसफर कर दो, बिकॉज अगर एक केस कानपुर में ट्रांसफर होगा तो ए को तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ए बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास बहुत गाड़ियां हैं काफी, वो आराम से कानपुर आ सकता है। लेकिन अगर कानपुर में केस शिफ्ट हो जाता है तो मेरे को बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, बिकॉज मैं बार बार लखनऊ नहीं जा सकता, मैं बहुत गरीब हूँ, बस पैसे ही नहीं है बार बार लखनऊ आने के लिए। तो यहाँ पे इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो कोर्ट है वो ये कर सकती है कि केस को लखनऊ से उठा के कानपुर में वो ट्रांसफर कर रही है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को चेक करेगा। यहाँ पे बी को बोलना पड़ेगा दैट इफ द केस इज ट्रांसफर्ड देन इट विल कॉज नो हार्म टू ए, इससे ए को कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इट विल एक्चुअली रिजल्ट इन ग्रेट अमाउंट ऑफ कन्वीनियंस एंड जस्टिस टू मी। इससे मेरे को बहुत ज्यादा जस्टिस हो सकता है, मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो सकती है। एंड यहाँ पे कोर्ट जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को देखेगा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को वो देखेगा एंड केस को वो कानपुर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि कौन से कोर्ट्स में आप ट्रांसफर करवा सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट बोलता है कि आप ऐसे कोर्ट में भी केस को ट्रांसफर करवा सकते हो जिसके पास फॉर एग्जांपल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है। ऑब्वियसली अगर केस कानपुर में स्टार्ट हुआ है तो लखनऊ की कोर्ट की वहां पे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं बनती है, स्टिल इस लखनऊ की कोर्ट को हम केस ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड इसका बोलता है कि एक सुपीरियर कोर्ट से आप लोअर कोर्ट को भी केस ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, थर्ड इसका बोलता है कि अगर आप चाहो तो एक ट्रायल कोर्ट से केस को कोर्ट ऑफ सेशन में भी कमिट कर सकते हो, तो ये भी आपके पास अथॉरिटी है। एंड इसका फोर्थ बोलता है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो खुद भी उस केस को सुन सकती है। ओके, यानी लोअर कोर्ट से वो विड्रॉ करेगी केस को एंड खुद वो उसको केस को सुन सकती है। अब सेकंड इसका बोलता है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है ये लोअर कोर्ट भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी पार्टी यहाँ पे हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन को डाल सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट खुद से सुओ मोटो भी ट्रांसफर एप्लीकेशन को सुन सकती है। ओके, इसका जो प्रोवाइजो है ये बोलता है कि अगर आपको सेम सेशंस डिवीजन में केस को ट्रांसफर कराना है तो यहाँ पे आप सबसे पहले सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन को डालोगे एंड उसके बाद जब वो रिजेक्ट कर देंगे तब आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल
कोर्ट ए एंड कोर्ट बी सेम सेशन डिवीजन को बिलोंग करते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफर करवाना है केस, तो पहले आप वहां के जो सेशंस कोर्ट है वहां पे ट्रांसफर एप्लीकेशन डालोगे, एंड उसके बाद वो जब रिजेक्ट कर देंगे इसे, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। अब यहाँ पे जो क्लॉज 3 है इसका ये बोलता है कि अगर ये जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है ये एडवोकेट जनरल फाइल नहीं कर रहे हैं, अगर एडवोकेट जनरल यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे हैं, तो इसके अलावा अगर कोई भी बंदा एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उनको एक मोशन भी साथ में लगाना पड़ेगा, यानी कि 14 डेज का नोटिस सर्व करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। उसके बाद ही ट्रांसफर एप्लीकेशन उनकी सुनी जाएगी। ओके, एंड साथ में आपको एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा इस मोशन के साथ। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि अगर आप एक फ्रिवलेस एप्लीकेशन लगा रहे हो, बेमतलब में आपने एप्लीकेशन लगा दी है कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए, तो आपको कंपनसेशन देने के लिए भी बोला जा सकता है यहाँ पे। ओके, तो हमको यही चीजें यहाँ पे याद रखनी है, प्रीलिम्स के हिसाब से ये चीजें ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, अब इसमें कोई और चीज यहाँ पे देखनी है। क्लॉज 8 इसका बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट ए से हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर करवा रहे हो, यानी हाई कोर्ट बोलता है कि अब इस केस को कोर्ट ए नहीं सुनेगा बल्कि मैं खुद सुनूंगा। अब यहाँ पे हाई कोर्ट कौन से ट्रायल मेथड को अडॉप्ट करेगा? यहाँ पे हाई कोर्ट वही ट्रायल को अडॉप्ट करेगा जो कोर्ट ए अडॉप्ट कर रहा था। अब फॉर एग्जांपल कोर्ट ए जो था वो कोर्ट ऑफ सेशन था। अब कोर्ट ऑफ सेशन का जो केस है वो हाई कोर्ट सुन रहा है, तो हाई कोर्ट भी वही ट्रायल अडॉप्ट करेगा जो कोर्ट ऑफ सेशन अडॉप्ट कर रहा था। हमने पढ़ रखा ऑलरेडी कि जो कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है वो एकदम डिफरेंट होता है, तो उसी ट्रायल को यहाँ पे हाई कोर्ट भी अडॉप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ए जो था वो एक मजिस्ट्रेट का कोर्ट था, तो जो मेथड वहां पे चल रहा था ट्रायल का वही सेम मेथड हमारा हाई कोर्ट में भी चलेगा, एंड जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट वाला ट्रायल है वही हाई कोर्ट में भी इस केस में हम चलाएंगे। इसमें बात करी गई है कि अगर एक सेशंस कोर्ट केस को ट्रांसफर कराना चाहे तो वो कौन से केस में करवा सकता है। हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही सेशंस डिवीजन वाला केस। सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि अगर आपको एक सेशंस डिवीजन में कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफर कराना है, तो यहाँ पे अगर कोर्ट ए और कोर्ट बी सेम सेशंस डिवीजन के अंडर है तो सेशंस कोर्ट में आप ट्रांसफर एप्लीकेशन डालोगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज गिवन है जो पीटी हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कंपनसेशन अवार्ड करनी है फॉर फ्रिवलेस एप्लीकेशन तो वो 10,000 से ऊपर की नहीं हो सकती है। मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 रुपए तक का कंपनसेशन आप दे सकते हो। इसमें बात करी गई है विड्रॉल ऑफ केसेस के बारे में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सेशंस कोर्ट ने सीजीएम को कोई भी केस मेक ओवर किए है, तो यहाँ पे जो हमारा सेशंस कोर्ट है वो केस को विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी जिस सीजीएम को उन्होंने केस मेक ओवर किया था उनसे वो केस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें एक और चीज गिवन है कि अगर एक सेशंस कोर्ट ने एडिशनल सेशंस कोर्ट को कोई भी केस सुनने के लिए दिया हुआ है, तो हमारे जो एडिशनल सेशंस कोर्ट है उनसे भी आप केस को विड्रॉ कर सकते हो, एंड आप उस केस को फिर खुद भी सुन सकते हो। ओके, या फिर ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो किसी और कोर्ट को वो केस सुनने के लिए बोल सकते हो। ये सारी पावर्स अभी तक हमने पढ़ी हैं जो वो एक सेशंस कोर्ट ही, सेशन जज जो है हमारे, वही एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जो इसका क्लॉज 3 है इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी केस हम विड्रॉ कर रहे हैं एज सेशंस कोर्ट तो वो उस केस को खुद भी सुन सकते हैं, या फिर किसी दूसरे मजिस्ट्रेट या फिर सेशंस कोर्ट को वो एक केस सुनने के लिए बोल सकते हैं। ओके, इसमें बोला हुआ है कि अगर एक सीजीएम ने कोई भी केस दिया हुआ है किसी भी मजिस्ट्रेट को सुनने के लिए, सपोज सीजीएम ने केस सुनने के लिए दिया हुआ है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सुनने के लिए, तो यहाँ पे भी उस केस को विड्रॉ कर सकते हैं,
एंड इस केस को वो खुद भी सुन सकते हैं या फिर कंपीटेंट मजिस्ट्रेट किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को एक केस सुनने के लिए वो बोल सकते हैं। ओके, क्लॉज 2 इसका बोलता है, क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये किसी केस को सुन रहे हैं एंड इनके पास अथॉरिटी है मेक ओवर करने की। सपोज कोर्ट ए जो है ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, इन्होंने अपने केस को मेक ओवर कर दिया था कोर्ट बी को। कोर्ट बी भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। अब इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ए जो है, जो केस कोर्ट बी को मेक ओवर किए है, यहां पे विड्रॉ भी कर सकते हैं इस केस को। यानी मेक ओवर करने के बाद कोर्ट बी से आप केस को विड्रॉ भी कर सकते हो एंड आप इस केस को फिर खुद भी सुन सकते हो। ओके, यहां पे भी सेम पावर के बारे में बात करी हुई है कि एक डीएम या फिर एसडीएम जो है वो भी एक केस को मेक ओवर कर सकते हैं एक सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को। यानी उनसे जो छोटे जो मजिस्ट्रेट होते हैं डीएम और एसडीएम से, उनको आप केस को मेक ओवर कर सकते हो। एंड क्लॉज 2 बोलता है कि सेम केस को आप विड्रॉ भी कर सकते हो। सपोज है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है सबसे लोएस्ट लेवल पे वो आते हैं, ये कोई केस को सुन रहे हैं, अब इनसे केस को डीएम जो हमारे विड्रॉ भी कर सकते हैं एंड इस केस को वो खुद सुन सकते हैं या फिर किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं केस को सुनने के लिए। अब हम आते चैप्टर नंबर 34 के ऊपर। यहां बात करी गई है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए हैं ज्यादा। यहाँ पे कम्यूटेशन का जो एंगल है लास्ट के सेक्शन जिसमें इसी चैप्टर में आई थिंक सेक्शन नंबर 470 480 के अराउंड यहाँ पे कम्यूटेशन के बारे में बताया जाएगा। वहां पे कुछ चेंजेस करे गए हैं इस न्यू सीआरपीसी में। ओके, इसमें बोला हुआ है कि अगर एक कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ पेनल्टी दिया है केस में एंड इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट को सबमिट कर दिया केस, हमको पता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है डेथ पेनल्टी वो दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट को ये डेथ पेनल्टी को कंफर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने इसको कंफर्म कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ इस केस में आप डेथ पेनल्टी दे सकते हो। अब यहाँ पे डेथ पेनल्टी कैरी आउट करेगा कौन? जो डेथ वारंट है उसके ऊपर साइन किसके होंगे? यहाँ पे जो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन है इनके साइन लगेंगे डेथ वारंट के ऊपर। एंड इवन दो हाई कोर्ट ने यहाँ पे कंफर्म की है डेथ पेनल्टी, स्टिल कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे डेथ वारंट पे साइन करेंगे। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सीओएस जो हैं कोर्ट ऑफ सेशन, इन्होंने केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है। अब अपील होती है और सेम केस में हाई कोर्ट इसको कन्वर्ट कर देता है डेथ पेनल्टी में। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट हो रही है हाई कोर्ट के द्वारा डेथ पेनल्टी में। अब यहाँ पे डेथ पेनल्टी को कैरी आउट कौन करवाएगा? इस केस में भी जो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डेथ वारंट पे साइन करेंगे एंड इसके बाद ही डेथ पेनल्टी कैरी आउट होगी। ओके, तो यहां पे भी हाई कोर्ट साइन नहीं कर रहा डेथ वारंट पे, कोर्ट ऑफ सेशन कर रहा है। इसमें बोला हुआ है कि अगर हाई कोर्ट ने सपोज डेथ पेनल्टी दी है केस में, तो उसको आप तुरंत कैरी आउट नहीं कराओगे। यहाँ पे अगर सपोज एक टाइम पीरियड गिवन है, जिस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे एक्यूज्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, तो जब तक ये टाइम पीरियड ओवर नहीं हो जाता तब तक आप डेथ पेनल्टी को कैरी आउट नहीं करोगे। अब सपोज हाई कोर्ट ने जैसी सेंटेंस दिया डेथ पेनल्टी का, इसके बाद जो हमारे एक्यूज्ड हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी है। अब यहाँ पे जब तक अपील पूरी की पूरी खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन नहीं आ जाएगा, तब तक आप डेथ पेनल्टी को कैरी आउट नहीं करा पाओगे।